नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मनोविश्लेषणवाद क्या है। मनोविश्लेषणवाद दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें मनोविश्लेषण और वाद, इन दोनों को जोड़कर जो शब्द बना है वो क्या है, मनोविश्लेषणवाद। इसके अर्थ की अगर बात करें तो मानव मन का विश्लेषण करना, मनो यानी मानव का मन, उसका विश्लेषण करना। वाद से तात्पर्य है यानी पद्धति, अर्थात एक विशेष प्रकार से मानव मन का विश्लेषण ही क्या कहलाता है, मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। अब इसके जन्मदाता की अगर बात करें तो वियना के मस्तिष्क चिकित्सक सिगमंड फ्राइड है जो इसके जन्मदाता है। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ तथा 1939 ईस्वी में इनका देहांत है। उन्होंने काव्य कला, दर्शन, धर्म, समाज, विज्ञान आदि के बारे में मनोविश्लेषण शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर नवीन मान्यताएं प्रस्तुत की। यानी इन सभी को समाज के साथ जोड़ा, लेकिन किस आधार पर, मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर इसको जोड़ा। इसके बाद बात करते हैं कि इनके सिद्धांत है, इन सिद्धांतों ने पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे उनकी गणना आलोचना जगत के प्रभावशाली आचार्यों में भी होने लगी। फ्राइड का साहित्य काफी विस्तृत है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि के लिए जो प्रमुख ग्रंथ है वो है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। इस ग्रंथ का सीधा संबंध किससे है, मनोविश्लेषण से है। आगे चलकर एडलर और कार्ल जुंग ने भी मनोविश्लेषणवाद को बल दिया, यानी इसके समर्थन में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। तो ये तीनों विद्वान मनोविश्लेषणवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। सिगमंड फ्राइड की अगर मनोविश्लेषण की बात करें तो इन्होंने पूर्ण रूप से विवेचन करने के लिए जो इनका सिद्धांत है उसको हमें समझना होगा। ये क्या कहते हैं कि मानव व्यक्तित्व का शिल्पीकरण किस प्रकार इन्होंने किया है। फ्राइड ने मानव के व्यक्तित्व का शिल्पीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या माना है, तीन तत्वों को स्वीकार किया है कि मानव व्यक्तित्व का शिल्पीकरण किसने किया है, फ्राइड ने किया है, और किस प्रक्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा है, इसको तीन तत्वों के आधार पर या तीन तत्व स्वीकार किए हैं। इसमें से पहला कौन सा है, पहला है इदम, दूसरा है अहम या ईगो, और तीसरा है अति अहम या सुपर ईगो। इसमें अगर इदम की बात करें, ईद या इदम की अगर बात करें तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया एवं विनम्रों का निराकरण करती है। ये तनाव मुक्ति में सहायक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, इसको एक प्रकार की ऊर्जा कहा है, एनर्जी कहा है, जो कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया या जो विनम्र है उसका क्या करती है, निराकरण करती है। दूसरा अगर हम देखें वो क्या है, अहम है। इसमें इसका जो विकास है संज्ञा प्राप्ति तथा बौद्धिक विकास के साथ साथ परिवार के संपर्क से होता है। अहम कब आता है, जब बुद्धि का विकास हो जाता है, या मानव जब किसके संपर्क में, परिवार के संपर्क में आता है। इदम को व्यवस्थित करता है तथा साथ ही इदम के परितोष के लिए रास्ता बनाता है। उसको बढ़ाने के लिए रास्ता कौन बनाता है, अहम बनाता है। तो यहाँ सरल तरीके से अगर हम देखें तो इदम क्या है, ये वो प्रवृत्तियां या मूल वासनाएं हैं या दमित इच्छाएं हैं जो जन्मजात प्रकृति है मानव की। यानी मानव के जन्म के साथ ही ये विशेषताएं हैं मानव के मन की, चाहे वो मूल वासना है, प्रवृत्तियां हैं या दमित इच्छाएं हैं, वो उसके मन में पहले से है। अहम क्या है, इनका विकास करता है, किसका, इदम को परितोष करता है, शुद्ध करता है, परिष्कृत करता है या इसका विकास करता है, इसके लिए रास्ता बनाता है। और अहम क्या है, संज्ञा प्राप्ति, जब हम अपनी एक पहचान बना लेते हैं और हमारा बौद्धिक विकास हो जाता है, तब जब हम परिवार के संपर्क में आते हैं तो हमारा अहम भाव विकसित होता है और यह क्या करता है, इदम को परितोषित करता है या उसके लिए रास्ता बनाता है। अति अहम की अगर बात करें, जिसे सुपर ईगो भी कहते हैं, ईगो आइडल, ये एक ऐसी वृत्ति है जिस पर अहम आदर्श तथा विवेक का नियंत्रण रहता है। फ्राइड ने इदम को सुख का सिद्धांत, अहम को वास्तविक सिद्धांत तथा अति अहम को आदर्शवादी सिद्धांत कहा है। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में आपको रखनी है।
कि इदम अति अहम क्या है, एक ऐसी वृत्ति है, एक ऐसी विशेषता कह सकते हैं या प्रवृत्ति कह सकते हैं जिस पर अहम, आदर्श तथा विवेक का नियंत्रण रहता है। यानी इसको क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा, आदर्श यानी खुद को आइडल बनाकर, या हमारे विवेक के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने तीनों जो हमारी मानसिक वृत्तियां हैं उसके आधार पर इदम को इन्होंने कहा है कि ये सुख प्राप्ति का या सुख का सिद्धांत है। अहम क्या है, ये वास्तविक सिद्धांत है। और अति अहम क्या है, ये आदर्शवादी सिद्धांत है। इसी संदर्भ में फ्राइड ने वृत्ति की भी चर्चा की है। वृत्ति सहज होती है तथा वह उद्देश्य सहित सो उद्देश्य होती है। जो तत्व वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं उन्हें वे संवेग कहते हैं। संवेग क्या होता है, जो वेग के साथ भाव आते हैं और चले जाते हैं। वृत्ति का हम एक तरह से अगर देखें तो सहज हमारी जो हमारा स्वभाव मान सकते हैं, और संवेग क्या है, उसको गतिशीलता देने वाली। वृत्ति के जागरण के कारण ही शारीरिक उत्तेजना होती है। जब हमारे भीतर कोई भाव है, कोई वृत्ति है, वो जब जाग जाती है तो शरीर उत्तेजित हो जाता है। वृत्ति जब जागृत होकर तथ्य की ओर बढ़ती है तो हमारा अहम और अति अहम बाधक बन जाते हैं। किसके मार्ग में, वृत्ति के मार्ग में। उसको कौन रोक लेता है, हमारा अहम और अति अहम उसको रोक लेते हैं। इसी आधार पर इन्होंने मन के भी 3 स्तर निर्धारित किए हैं। 3 स्तरों में देखें, ये कहते हैं कि जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा प्रबल होती है, यानी जब हमारी वृत्ति बढ़ती है तथा उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तब यह मन का क्या है, चेतन स्तर कहलाता है। यानी कॉन्शियस माइंड चेतन स्तर है ये, जब हमारा मन चेतन अवस्था में है। लेकिन जब ये वृत्त्यात्मक ऊर्जा अहम या अति अहम के कारण सफल नहीं हो पाती, यानी हमारी ये भावनाएं अहम या अति अहम के कारण अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती, तो ये भावनाएं कुंठित हो जाती है, दब जाती है, और मन के जिस स्तर में एकत्रित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। अनकॉन्शियस जिसको कहते हैं, अचेतन, यानी वो भाग जो दबा हुआ है, जो दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं है। चेतन क्या है, इसको तो हम बोलकर बता देते हैं या अपने भावों से अभिव्यक्त कर देते हैं, शारीरिक क्रियाओं से अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन अचेतन क्या है, जिसकी अभिव्यक्ति हम दूसरों के सामने नहीं कर पाते, और वो हमारे मन के ही भीतर किसी कोने में दबी रह जाती है। व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं एवं मनोविकार अचेतन में ही दबे रहते हैं। अर्धचेतन चेतन का ही एक रूप कहलाता है। यानी जब हमारी जो भावनाएं हैं वो अर्धचेतन, आधी चेतन यानी जागृत, आधी जागृत अवस्था में है, जिसे प्री कॉन्शियस भी कहा गया है। तो ये क्या है, चेतन का ही एक रूप कहलाता है। अब अगर इनकी काम संबंधी दृष्टिकोण की बात करें तो फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, काम सिद्धांत। वे काम को जीवन का सर्वाधिक जीवन की सर्वाधिक प्रबल शक्ति मानते हैं। उन्होंने इसे लिबिडो कहा है, लिबिडो की संज्ञा दी है। फ्राइड मानते हैं कि शिशु को प्रारंभ से ही काम, उन्होंने शिशु को प्रारंभ से ही क्या माना है, काम मूलक माना है। 13 वर्ष की अवस्था में उसकी रति इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, लेकिन जो इदम अहम और अति अहम है, इसी के कारण वह काम वासना संयमित हो जाती है। यानी वो उसको संयमित कर लेता है, उसको रोक लेता है, उस पर नियंत्रण रखता है। इसी संदर्भ में फ्राइड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स तथा कांस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स की चर्चा भी की है। इसमें मानते हैं कि जो पहली विषम लिंगी के प्रति पहली जो अवस्था है उसमें क्या है, विषम लिंगी यानी अपने से विपरीत लिंग के प्रति कामिच्छा, तथा समलिंग यानी जो समान लिंग वाला है उसके प्रति ईर्ष्या या जलन का भाव पैदा होता है। दूसरा ये मानते हैं कि जिसको इन्होंने मनोग्रंथि कहा है दूसरी को, इस ग्रंथि के विकास के साथ साथ व्यक्ति पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेता है। यानी ये मन की ग्रंथि है, मन का भाव है, जिसे वो समाज के सामने स्पष्ट नहीं करता, लेकिन भीतर ही भीतर वो भाव एकत्रित होता रहता है। इसे मनोग्रंथि यानी मन की ग्रंथि क्या है, एक गांठ, एक जमा किया हुआ जो भाव है उसको मन की ग्रंथि, मनोग्रंथि। और
इसी के साथ व्यक्ति पूर्ण अवस्था, अपनी यौवन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी ये भाव कब जागृत है? जब वो युवा अवस्था में है। ये किससे संबंधित विचार है? काम से संबंधित विचार है। और उन्होंने इसे क्या कहा है? लिबिडो कहा है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद जो फ्राइड के विचार हैं वो दमित वासनाओं और साहित्य के प्रति जो उनके विचार हैं, देखिए काम की वृत्ति मानव में जन्म काल से होती है। यानी ये भाव, जो काम का भाव है, ये मानव के भीतर क्या है? जन्मजात है। ये मानव की मूल और शक्तिशाली प्रवृत्ति मानी गई है। फ्राइड ने इस वृत्ति को मानव से सभी क्रिया विपारों का मूल माना है, लेकिन सामाजिक अवरोधों और मानसिक चिंताओं के कारण ये जो वृत्ति है, इसमें लगातार ये दबती जाती है। यानी जो समाज के अवरोध हैं या मानसिक चिंता है, उसके कारण इस भाव की अभिव्यक्ति सरल रूप से मानव नहीं कर पाता। इसको फ्राइड ने दमित वासनाएं कहा है। दमित यानी दबी हुई, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जिनको दबा दिया जाता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब वासनाओं की पूर्ति नहीं होती तो उन्हें दबाया जाता है। ऐसे में अहम, अति अहम, बाह्य भाव, सामाजिक भय, नैतिक भय, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके फलस्वरूप दमित वासनाएं अचेतन में जाकर बैठ जाती है। यानी मन के किसी अचेतन अवस्था में वो चली जाती है। धीरे धीरे समय के साथ ये दमित वासनाएं या तो ये मानसिक रोग का रूप धारण कर लेती है, या मानसिक विकार बनकर मनुष्य को पाप कर्मों की ओर धकेलती है। यानी वो इच्छाएं, वो भावनाएं जो पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन उसके कारण कहीं ना कहीं मानव के मन में कुंठा का भाव आ जाता है। और धीरे धीरे ये कुंठित जो वासनाएं हैं, ये मानसिक रोग के रूप में सामने आती है, या मानसिक विकार के रूप में, जिससे क्या होता है? मनुष्य पाप कर्म यानी बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है। लेकिन जब ये देखिए, दोनों तरह का रूप है दमित वासनाओं का। अगर ये बुरे कार्य की ओर चल पड़े तो समाज के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जब ये उदात्त रूप में, उच्च रूप में प्रकट होती है तो वे कला, साहित्य, धर्म और संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। कार्ल जुंग फ्राइड के इस मत से सहमत है, लेकिन एडलर इस मत से सहमत नहीं है। एडलर ने व्यक्तित्व निर्माण के एक श्रेष्ठ तत्व और हीन भावना की चर्चा की है। एडलर को फ्राइड का काम सिद्धांत अमान्य है, यानी वो इसको मान्यता नहीं देते। वो क्या मानते हैं कि मानव के विकास में सामाजिक शक्तियों का योगदान होता है। वे अहम को जीवन का मूल केंद्र मानते हैं, लेकिन एडलर ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करता है। यानी अपनी स्थिति में, जिस भी स्थिति में है, उससे वो अपने उन स्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास करेगा। इसी को वो श्रेष्ठ तत्व की संज्ञा देते हैं। साथ ही एडलर मनुष्य के विकास का आधार हीन भावना को मानता है कि जब मानव के मन में हीन भावना होती है तो वो खुद ऊपर उठने के लिए प्रयास करता है, और उससे क्या होता है? उसका विकास होता है। क्योंकि मनुष्य के पास जो नहीं है उसे पाने के लिए वो प्रयासरत रहता है, या वो प्रयास करता है। इसी भाव को इन्होंने महत्व दिया है। यहाँ पर इन्होंने फ्राइड के जो दमित वासना से जुड़ा हुआ और साहित्य का जो संबंध है उसको इन्होंने नकारा है। इसके बाद कल्पना और साहित्य सृजन के संबंध के बारे में फ्राइड कहते हैं कि कवि की कल्पना दीवा स्वप्न है। उसके विचारानुसार कवि भी बच्चों की तरह अति कल्पना जगत बनाता है। जैसे बालक अपने एक अलग दुनिया रहते हैं, उसकी कल्पित दुनिया होती है, ये कल्पना में बहुत कुछ सोच जाता है, उसी प्रकार कवि भी बहुत कुछ सोचता है। कैसे? कल्पना के द्वारा। उसमें यथार्थता यानी सच्चाई नहीं होती, लेकिन वो उसे यथार्थता से सुशोभित करना चाहता है, यानी उसे सच्चाई के रूप में देखना चाहता है। इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत से भाव जो मूलतः दुखद होते हैं, कवि की कल्पना के कारण दर्शकों और श्रोताओं को क्या देते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। और इसमें किसका योग है? कवि की कल्पना का ही योग है। फ्राइड का विचार है कि बच्चा जब वयस्क होता है तो भले ही वो अपनी बाल्यावस्थाओं की क्रीड़ाओं को छोड़ दे, लेकिन एक लंबे काल के बाद उसकी याद में या उसकी स्मृति में वो बाल्यकाल की क्रीड़ाएं यानी शैशव काल की क्रीड़ाएं और उससे उत्पन्न होने वाला आनंद बराबर बना रहता है। यानी कहीं न कहीं वो बचपन में बिताया हुआ आनंद के जो पल हैं वो उसको याद रहते हैं। इसका कारण है कि मानव जिस आनंद का उपभोग जीवन में एक बार कर लेता है वह सरलता से उसका त्याग नहीं करता। इसीलिए साहित्य रचना में या साहित्य सृजना में ये कल्पना को विशेष महत्व देते हैं।
फ्रायड ने दो प्रकार के कवि या साहित्यकार माने हैं। पहली कोटि या पहली श्रेणी कौन सी है? इसमें वो कवि आते हैं जो प्राचीन साहित्यकारों द्वारा प्रस्तुत लोक स्वीकृत सामग्री को ग्रहण करके साहित्य का निर्माण करते हैं। दूसरी कोटि में वे कवि आते हैं जो अपने साहित्य की स्वयं उद्भावना करते हैं, यानी नए विचार या मौलिकता से युक्त साहित्य की रचना करते हैं। यानी पहली कोटि कौन सी है? जो पहले से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हैं। दूसरी कोटि के कवि कौन से हैं? जो स्वयं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। फ्रायड ने दूसरी कोटि के कवियों को स्नायविक विकारग्रस्त समूह कहा है। स्नायविक विकारग्रस्त क्या है? जो एक विशेष प्रकार का मनोरोगी होता है, उसी के समान माना है। अतः वे दिवा स्वप्न दृष्टा भी उसको कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा कल्पना करने वाला, स्वप्न देखने वाला। इस कोटि के साहित्यकारों में उपन्यासकार, कहानीकार आदि आते हैं। उनकी रचनाएं केवल कल्पना चित्रों का उदाहरण देती है। ऐसे साहित्यकारों के अतिरिक्त काम वासना ही उनकी रचनाओं के मूल में निवास करती है। उनका ये भी मानना है कि बहुत सी कल्पना प्रधान रचनाएं मौलिक और दीवा स्वप्न से दूर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इन रचनाओं के अतिरिक्त भावना तो रहती ही है। यानी उन्होंने हो सकता है कि अपनी रचनाओं में इन भावों को व्यक्त ना किया हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में ये भाव तो रहता है या ये भाव होता है। इसके साथ साथ वे मानते हैं कि जब दीवा स्वप्न की अभिव्यक्ति, यानी जो कल्पना लोक है, उसकी अभिव्यक्ति ही काव्य है। फ्रायड ने कवि कल्पना को दीवा स्वप्न कहा है, यानी कवि जो कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है बच्चे की तरह, उसे उन्होंने दीवा स्वप्न कहा है। दीवा स्वप्न की अभिव्यक्ति को काव्य कहा है। उनका कहना है कि व्यक्ति अपने काम मूलक दीवा स्वप्नों को दूसरों से छिपाने का प्रयास करता है, यानी जो काम संबंधी भाव है, जिसके बारे में वो कल्पना करता है, वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करता, लेकिन वो ऐसे कार्य में सफल नहीं हो पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्नायविक रोगी अपने उपचार के लिए चिकित्सक को अंतर्मन की सारी बातें बता देता है। यानी एक मानसिक रोगी जब चिकित्सक के पास जाता है, मनोचिकित्सक के पास, और वो जब उससे उसके मन को कुरेद कर कुछ पूछना चाहता है, तो वो अपने अंतर्मन की सारी बातें उसे बता देता है। उसी प्रकार से मनुष्य या कवि या कलाकार भी अपने दीवा स्वप्न को दूसरों को बताने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन उसके बताने का तरीका क्या है? उसकी लेखन, उसकी रचना, उसका साहित्य। यहाँ पर दीवा स्वप्न दृष्टाओं की यही अनिवार्यता उसको कवि बना देती है, यानी उनके बारे में बताने की जो इच्छा है, अनिवार्यता है, उसी के कारण वो उसको भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कविता का सहारा लेता है। इसी के परिणाम स्वरूप काव्य या साहित्य का निर्माण कलाकार करते हैं। फ्रायड ये मानते हैं कि इन दीवा स्वप्नों के अध्ययन से हम उन समस्याओं की ओर बढ़ सकते हैं जो कल्पना प्रधान साहित्य से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि अगर कोई कवि है तो उसके लिए दीवा स्वप्न बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति, दीवा स्वप्न की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? काव्य है, या वो रचना जिसको वो लिख रहा है या जिसके माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहा है। और इस दीवा स्वप्न के माध्यम से जो कवि काव्य की रचना करता है वो क्या है? एक तरह से उसके मन में दबे हुए भाव हैं जो काव्य के माध्यम से सामने आते हैं, या काव्य के माध्यम से वो कह सकता है। यहाँ पर कलाकार या कवि की व्याख्या की अगर बात करें तो फ्रायड ही मानते हैं कि कलाकार की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है, यानी वो बहिर्मुखी नहीं है, फटाफट सबको अपनी बातें नहीं बताता, ज्यादातर बातें वो अपने मन में सहेज कर रखता है। वह अपनी सहज वृत्ति को आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरित करता है, यानी जब उसे आवश्यकताएं आती हैं तभी उसके भाव प्रबल होते हैं। ये आवश्यकताएं अनेक प्रकार की है। कवि या कलाकार में यश प्राप्ति के लिए, धन के लिए, प्रभुत्व के लिए, नारी प्रेम प्राप्त करने की लालसा होती है, लेकिन उपयुक्त अभाव के कारण ये लालसाएं पूरी नहीं होती। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की उसकी इच्छा नहीं है या कोई अभाव का कारण है तो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसीलिए वो सच्चाई से दूर भागता है और अपनी समूची काम वासनाओं को कल्पना चित्रों में चित्रित कर देता है। कलाकार के पास कल्पना चित्रों का एक विचित्र संसार होता है, यानी उसकी अभिव्यक्ति कैसे करता है? कल्पना में कुछ चित्र सोचता है या लेखन सोचता है या काव्य की रचना करता है और उसी के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है।
देखा जाए तो कल्पना जगत छोटा या बड़ा सभी के पास है, लेकिन सभी के पास कवि की कल्पना न होने के कारण सभी इसका आनंद नहीं उठा पाते। हम सभी सोचते हैं, हम सभी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हम में अगर कवि का गुण नहीं है तो हम उस कल्पना का आनंद नहीं ले सकते। कलाकार अपने कल्पना चित्रों को संस्कार देना जानता है, उसको रूप देना जानता है। वह उसके परिवर्तन और परिवर्धन यानी उसमें बदलाव और उसको बढ़ाना भी जानता है। अतः वह अपने कल्पना चित्रों में जो विचार हैं उनको इस प्रकार से बताता है या व्यक्त करता है कि उनसे केवल वही आनंद प्राप्त नहीं करता, बल्कि साधारण जनता या साधारण समाज को भी उससे आनंद मिलता है। कल्पना चित्रों की अभिव्यक्ति की सफलता के कारण ही कवि को यश, धन, प्रतिष्ठा और नारी प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अगर उसका काव्य सफल हो जाता है, लोग उसके प्रति प्रशंसा का भाव रखते हैं या उससे प्रेरणा लेते हैं या लोगों को उससे अगर आनंद मिलता है तो कवि को अपने आप यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और नारी प्रेम भी उसको प्राप्त होगा। फ्राइड की समीक्षा दृष्टि की अगर बात करें तो फ्राइड की समीक्षा दृष्टि भी इसी मान्यता पर आधारित है। इनका मानना है कि कवि के कल्पना चित्र उसके अंतर्निहित जो इच्छा है उससे तथा तीनों कालों से जुड़े होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसी सूत्र को आधार बनाकर हमें लेखक की रचनाओं का परीक्षण करना चाहिए और उन घटनाओं का पारस्परिक मूल्यांकन भी इसी आधार पर करना चाहिए। फ्राइड ये मानते हैं कि एक यथार्थ अनुभव लेखक के मानस पर प्रबल प्रभाव अंकित करता है। वह किसी पूर्व अनुभव स्मृति, साधारण बाल्यकाल की अनुभव स्मृति को उद्वेलित करता है। यानी हमने जो एक सच्चाई का अनुभव किया है, जो कवि है वो जिस सच्चाई का यथार्थ में अनुभव करता है उससे वो अपने बीते हुए समय काल से जो आनंद मिला था या जो उसकी स्मृति है उससे भी उसको जोड़ता है। इससे क्या है, एक इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा की पूर्ति उस कलाकृति से होती है जिसकी वो रचना करता है। यानी उसके मन में जो भाव पैदा हुआ उसकी अभिव्यक्ति उसने किसके माध्यम से की, कलाकृति के माध्यम से। इस कृति में वर्तमान की घटना और अतीत की स्मृति यानी अतीत में जो बीता था उसकी याद के तत्व अलग अलग देखे जा सकते हैं। यानी वर्तमान और अतीत के चित्रों को किसके माध्यम से अभिव्यक्त किया कवि ने, अपने काव्य के माध्यम से। इस तरह से अगर देखें तो फ्राइड ने साहित्य रचना का संबंध किससे माना, दीवा स्वप्नों से जोड़कर इन्होंने देखा है और साहित्य की मनोवैज्ञानिक क्रिया का विवेचन किया है। कवि का कौशल इसी बात में है कि उसका व्यक्तित्व दीवा स्वप्न पाठक को भी आनंदानुभूति प्रदान करे। यानी कवि ने जो कल्पना की है वो ऐसी हो जिससे पाठक भी उसको देखकर, पढ़कर, सुनकर प्रसन्न हो। इस आनंद की सृष्टि करना कलाकार का अपना रहस्य है। यानी वो किस तरह से करता है, ये उसके अपने रहस्यमय गुण हैं। वह अपने दीवा स्वप्नों में महत्वपूर्ण दीवा स्वप्न का रूपांतरों और परिवर्तनों के द्वारा परिहार या परिष्कार यानी उसका शुद्धिकरण करता है और इसी प्रकार वह अपनी अभिव्यक्ति को ऐसा आकर्षक और मनोहारी रूप देता है कि वह हमें सौंदर्य बोध संबंधी आनंद प्रदान करती है। यानी कवि ने जो दीवा स्वप्न यानी कवि ने जो कल्पना की उसका वो इतना सुंदर रूप हमारे सामने लेकर आता है जिसको देखकर हमें क्या मिलता है, आनंद प्रदान होता है। तो ये हमने जाना फ्राइड के विचार क्या हैं साहित्य के प्रति, कला के प्रति, कलाकार के प्रति और वो किस प्रकार भावों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन उन्होंने यहाँ पर किया है वो हमने आज जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।